बता देना। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से शाम की 9 बजे वाली क्लास में। और मैं हूं आपकी शगुन मैम। आशा करती हूं कि जितना भी पढ़ाते चल रहे हैं उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी होती चल रही है। और दोस्तों, कल तक की आपकी सारी पीडीएफ आप सभी तक आ चुकी हैं, ये मैं अपनी तरफ से स्वयं अभी चेक करके बता रही हूँ। और आपको भी सारी पीडीएफ्स मिल चुकी हैं, ठीक है। और चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही हैं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैडम जी क्लास खत्म? अच्छा, फिजिक्स की क्लास अभी खत्म नहीं हुई। एडिटर साहब जरा एक बार देखिएगा। मेरे ख्याल से तो खत्म हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग डियर। ठीक है, अनुराग चौधरी, साहिल झनकर, ओके, नुपुर धमा, नमस्ते जी, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करती हूँ चीजें बहुत अच्छे से जा रही हैं। और क्योंकि हमारे पास 1 घंटा हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, तो दोस्तों आज हम फटाफट आगे एलिमेंट्स पे बात करते हैं। एक बार आप में से वो बच्चा जो कि कंटिन्यू था हमारी क्लास में, कल लाइव था, एक बार फटाफट बताना कौन से एलिमेंट्स हमने आपसे डिस्कस किए थे। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे कि कौन से एलिमेंट लास्ट में, कौन कौन से एलिमेंट हमने आपसे डिस्कस कर लिए थे। तो आशा करती हूँ मैंने आपसे मोस्टली जो कॉमन मेटल्स हैं वो डिस्कस किए थे। जैसे कि सोना हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं ही बोल देती हूँ, इनमें से अगर कोई छूटा हो तो बता देना, ठीक है। हमने आपसे चांदी डिस्कस कर लिया है, हमने एल्यूमिनियम डिस्कस कर लिया है, हमने आपसे सोडियम डिस्कस कर लिया होगा। और मेटल्स में जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चंस जिनके बने होते हैं, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, इन धातुओं के प्रश्न हैं, पूछ लिए जाते हैं। लोहा है, ये क्वेश्चंस हमने आपसे, जी हाँ, पारा है, ये सब हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट्स देखिए जिनसे बहुत ज्यादा फ्लो में क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। और जिनके क्वेश्चंस बन जाते हैं एक आध कहीं से, वो हम आपसे मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए आज क्लास आगे बढ़ाते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स। हाँ, एल्यूमिनियम डिस्कस कर लिया, सिल्वर, वेरी गुड, शानदार, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टू रिमाइंड मी। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अधातुओं के बारे में, जिनको हम नॉन मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? अधातुओं के नाम से। तो बिल्कुल एक बार शॉर्ट रिवीजन लेते हुए हम आपको बता देते हैं क्या, कि ऑल दैट एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल, हाँ ठीक है, तो याद रखेंगे कि आवर्त सारणी में वह सभी तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में, सॉरी, जिनकी बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होती है, जैसे कि नाइट्रोजन। आवर्त सारणी के वह सभी तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होती है, जैसे कि ऑक्सीजन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होती है, जैसे कि क्लोरीन। तो याद रखेंगे ये सारे के सारे एलिमेंट अपनी बाह्यतम कक्षा, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो किसी अन्य तत्व से मांग लेते हैं। तो याद रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वार्म वेलकम। ठीक है नितेश जी, क्लास पे ध्यान देते हैं क्योंकि तरीके से चीजें अब हमें कंप्लीट करानी है। तो 5 और कितने एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की। तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसने फिर क्या बना लिया? नाइट्रोजन का ट्रिपल नेगेटिव आयन। इसी प्रकार से ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसका बन गया ऑक्सीजन डबल नेगेटिव आयन। इसी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन किसी से मांग लेगा, सोडियम से, पोटेशियम से, ऐसी धातुओं से, और ये बनाएगा सिंगल नेगेटिव आयन। तो एक परिभाषा यहां पर यह भी बन सकती है, नोट करके लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी में वह सभी तत्व, दैट एलिमेंट्स विच आर एबल टू मेक नेगेटिव आयन और कैटायन। तो याद रखेंगे एलिमेंट्स जो कि, एलिमेंट्स विच मेक्स नेगेटिव आयन, ये भी एक परिभाषा हो सकती है। आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो ये लिख सकते हैं जो तत्व
ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। ऋणायन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु तत्व कहलाते हैं। हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, और डेफिनेशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो यहां पर जरा सा अब हम फटाफट कुछ नॉन मेटल्स आपसे डिस्कस करते हैं। एक चीज आप हमेशा अभी, क्योंकि हमने आपसे डिस्कस की है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। दान तो, डोनेशन करना किसका नेचर है? मेटल्स का। ये हमेशा गेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें टॉप मोस्ट वांटेड एलिमेंट हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे। क्या नाम है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से जरूर आता है, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हेलिना की रब से फरियाद, इस तरीके से लोग लर्न कर सकते हैं। हेलिना की रब से फरियाद, तो लिखना चाहो लिख लो। हेलिना की रब से फरियाद क्या कहती हैं? हेलिना फरियाद क्या है रब से? वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि यहां पर अगर हम बात करें तो इतने एलिमेंट्स को छोड़कर, ये तो धातुएं हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन एक अधातु तत्व है। ठीक है, एक कैसी गैस है? एक डायटोमिक गैस है, एक द्विपरमाणुविक गैस है। ठीक है, हमको एक बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसके खोजकर्ता कौन है? तो वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश, इंग्लिश में भी नाम तो सेम ही रहेगा ना, तो इंग्लिश में भी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की है। क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं ना H2N2O2, तो ये एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ, अणु, हाइड्रोजन का अणु लिखा हुआ है, लेकिन परमाणु अवस्था कैसी होती है? ऐसी। तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा कि क्योंकि परमाणु क्रमांक संख्या भी एक होती है और द्रव्यमान संख्या भी, मास नंबर भी एक होता है, तो हम याद रखेंगे कि हाइड्रोजन में अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर नीचे की ओर घटाते हैं तो न्यूट्रॉन कितने निकल के आते हैं? 0। तो याद रखेंगे आवर्त सारणी का ऐसा तत्व जो कि न्यूट्रॉन विहीन है, तो इट इज अ न्यूट्रॉन लेस एलिमेंट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। तो याद रखेंगे आवर्त सारणी का न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन सा है? नाम है हाइड्रोजन। एक बहुत, जब एटम में इस गैस के परमाणुओं को अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं ऐसे दिखाऊंगी। एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में सिर्फ क्या है? एक प्रोटॉन है, नो न्यूट्रॉन, और बाहर कक्षा में ले देकर एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इधर आओ ध्यान से, कि अगर किसी ऐसी कंडीशन में कि ये एक इलेक्ट्रॉन भी अगर दान कर दिया जाए, इधर आओ ध्यान से, अगर ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाए, मान लो कि हाइड्रोजन धनायन बना ले, हाइड्रोजन एक पॉजिटिव आयन बना ले, तो एक हाइड्रोजन आयन की तुलना किससे की जा सकती है? जल्दी से बताइए सारे के सारे, यदि पता है तो याद रखेंगे। 1 हाइड्रोजन, इधर देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन था बेचारा, वो भी तुमने दान करा दिया, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं वैसे भी, और अंदर ले दे के एक प्रोटॉन है। तो याद रखेंगे फिर बचा क्या? तो 1 हाइड्रोजन आयन इज इक्वल्स टू 1 प्रोटॉन। इसको डिब्बे में बंद, एक हाइड्रोजन आयन की तुलना एक प्रोटॉन से की जा सकती। यह पूरी सारी गैसों में, याद रखेंगे, यह सबसे हल्की गैस है, यह सबसे हल्की गैस है। इट इज अ वेरी लाइट गैस, ये बहुत हल्की गैस होती है। ये इतनी ज्यादा हल्की गैस होती है कि ये अन्य गैसों की तरह समताप मंडल में नहीं पाई जाती। तुम्हें पता है, जरा पेन रोको, पेन चलना भी नहीं चाहिए जब हम तुम्हें पीडीएफ दे रहे हैं, वरना पीडीएफ नहीं देंगे, लिख लो फिर आराम से। सुनो ध्यान से। हमें पता होना चाहिए कि जिसको हम बोल देते हैं ना वायुमंडल, तो हमारे पृथ्वी के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, जो मंडल पाए जाते हैं, उनमें से एक मंडल है जिसे हम समान ताप वाला समताप मंडल कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो समान ताप वाला समताप मंडल, या जैसे स्ट्रेटोस्फियर के नाम से हम जानते हैं, यही हमारा एक्चुअली वायुमंडल है, क्योंकि यहीं पर सारी गैसें जाकर तैरने लग जाती।
ठीक है, लेकिन क्या हमें ये बात पता है कि हाइड्रोजन समताप मंडल में नहीं पाई जाती? ये इतनी हल्की गैस है कि ये समताप मंडल के ऊपर। तो याद रखेंगे, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कौन सी गैस हमारे समताप मंडल का हिस्सा नहीं है, तो याद रखेंगे यह है हमारे मतलब पृथ्वी के, ये हमारे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर जिसको बोलते हैं, या जिससे हम वायुमंडल बोलते हैं, यही है हमारा वायुमंडल। ये हमारे वायुमंडल में प्राप्त नहीं होती, हल्की गैस है और ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, द गैस विच इज नॉट द पार्ट ऑफ गैस विच इज नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर या एटमॉस्फेयर, द आंसर इज H2। हाँ, इट्स ओके। शिवम चौधरी जी स्वागत है, दे रहा है दुरुस्त है। इधर देखो, तो हाइड्रोजन के बारे में हमें ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हाइड्रोजन एक ऐसा, सुनो ध्यान से सुनो, जितना डिस्कस करोगे उतना फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको बहुत अच्छे से ये बात ज्ञात होगी, बहुत अच्छे से पता होगी कि किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज, किसी चीज का दहन नहीं हो सकता। पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे इसके बाद, भागो मत क्लास में। तो याद रखेंगे, क्या हाइड्रोजन का जब दहन होता है तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण मुक्त नहीं होता। हाइड्रोजन जब जलती है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या मुक्त करती है? जलवाष्प। तो लिख लो, चाहे रिएक्शन लिख लो, हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, ठीक है, कंबशन होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज करती है? ये रिलीज। तो यहां पर अगर तुमसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन एक प्रदूषण मुक्त ईंधन है, तो यह एक प्रदूषण मुक्त ईंधन है, प्रदूषण मुक्त ईंधन है। ठीक है, इट इज अ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल, इट इज अ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल। अब ये भी लिखने की शब्दों में जरूरत नहीं, जब रिएक्शन लिख ली कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा, तो जलवाष्प प्राप्त होती। क्लियर होना चाहिए, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ इंडिया, सॉरी नॉट इंडिया, ऑन अर्थ। तो याद रखेंगे कि इसे भविष्य के ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों 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 क्यों? तो आप ऐसे समझ लीजिए, इंसान जिस हिसाब से, अब तो बहुत कम लोग हैं, बेचारा बहुत गरीब गुनी कोई होता है उसके यहाँ साइकिल मिल जाए, और नहीं तो भैया कोई अगर अपनी बॉडी बनाने में आज भी बिलीव रखता है कि आज साइकिलिंग करके आज भी हम अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखते हैं, साइकिलिंग करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो समझिए मेरी बात ध्यान से कि जिस हिसाब से हमारे 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 यहाँ घरों घरों में आजकल फोर व्हीलर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, तो याद रखेंगे, हाँ हाँ, तो याद रखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि 100, 200, 300 वर्षों के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें पेट्रोलियम मिलेगा ही नहीं प्रकृति में। तो ऐसी सिचुएशन में इसे वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये भविष्य का ईंधन। ठीक है, हम अच्छे से याद रखेंगे। तो हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल। अच्छा, रॉकेट लॉन्च करने में किसका यूज होता है? एयरक्राफ्ट बॉडीज को जब हम किसी रॉकेट को परिक्षेपित करते हैं तो कभी दिमाग लगाया काहे का यूज होता है? अधातु है, गुनगुन ढिल्लो के नाम से आईडी है। याद रखेंगे, द फ्यूल विच इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट बॉडीज, फ्यूल विच इज यूज्ड टू लॉन्च, विच इज यूज्ड, हर चीज हल्की, धातु जिससे रॉकेट बनाया जाएगा, एयरक्राफ्ट या विमान बनाया जाएगा, है ना, एल्यूमिनियम। ठीक है, और कौन सी धातु, गैस कौन सी, ईंधन कौन सा, हल्का। तो हाइड्रोजन इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट बॉडीज। एयरक्राफ्ट हम नहीं लिख, रॉकेट लॉन्चिंग डायरेक्ट लिखो, इन रॉकेट।
ठीक है, तो रॉकेट आदि लॉन्च करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कर ले जाओगे, कोई बात तो नहीं? हाँ, वेरी गुड, शानदार। तो याद रखेंगे इसका प्रयोग रॉकेट लॉन्च में ईंधन के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। कर ले जाओगे, हाइड्रोजन इससे बाहर नहीं आएगा। तो हाइड्रोजन एक बहुत हल्की गैस है जिसे गर्म हवा के हॉट एयर बलून्स में भरने में प्रयोग किया जाता है। तो गर्म हवा के गुब्बारों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो क्या प्योर हाइड्रोजन उठा के भर देते हैं हम? कौन से गुब्बारे की बात हो रही है, कौन बताएगा? पैराशूट आदि। याद रखेंगे हाइड्रोजन के संग हीलियम का मिश्रण भरा जाता है हॉट एयर बलून्स में। क्यों मिला देते हैं? हीलियम प्योर भर देते हैं तो? हाँ, तो हमेशा याद रखिए कि हाइड्रोजन हल्की जरूर है, सबसे हल्की है, हीलियम से भी हल्की है, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि यह अभिक्रियाशील गैस है, रिएक्शन कर सकती है। तो क्या मिला दें? अगर हम हीलियम जैसी अक्रिय गैस मिला देंगे तो जो मिक्सचर बन के तैयार होगा उसके फटने का डर नहीं रहेगा। इधर सुनो, हाँ शानदार। तो वाई वी यूज टू मिक्स द हीलियम? इवन तुम्हें पता है जो ऑक्सीजन हम लोग अस्पताल में लेते हैं, मरीजों को देखते हैं कि ऑक्सीजन दो इन्हें, तो वो क्या प्योर ऑक्सीजन होती है? नहीं, प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें भी हीलियम मिलाई जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि हम अभी यहां से प्योर ऑक्सीजन ले रहे हो क्या? वातावरण में अन्य गैसें नहीं है। तो उसी चीज को डॉक्टर भी बैलेंस रखते हैं। नहीं समझे मेरी बात? समझ में आई? आई 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 क्या हमने ऐसा कहा? नहीं समझ? ठीक है, तो प्योर ऑक्सीजन तो हम तुम भी नहीं ले रहे हैं, मरीज तो छोड़। तो याद रखेंगे ऑक्सीजन प्लस हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हीलियम क्यों दे रहे हैं मरीज को? बिकॉज एक मिक्सचर भी बन के तैयार हो जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी, और हीलियम जैसी गैस हमारे, क्योंकि अक्रिय गैस है तो हमारी बॉडी के ऊपर प्रवेश के नाम से आईडी कह रहा, आई 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 समझ में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आई समझ में? आ गई होगी समझ में। हीलियम अक्रिय गैस है, इसे जहां भी उठा के मिलाया जाता है इसका एक ही उद्देश्य होता है कि नो रिएक्शन, नो साइड इफेक्ट, दैट्स ऑल। आयुष असिवाल के नाम से आईडी है, ये पूछ रहे हैं मैम ये बताओ मेरा कमेंट चालू है या ब्लॉक है? ब्लॉक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। हाइड्रोजन समझ में आई? चलो अगला एलिमेंट उठाते हैं, एक अधातु तत्व जिसका नाम है नाइट्रोजन। एक कैसी गैस है? ये भी भाई एक डायटोमिक गैस है, एक द्विपरमाणविक गैस है। इसकी खासियत क्या है कि वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में प्राप्त गैस कौन सी है? तो याद रखेंगे दिस इज फाउंड इन abundant quantity in atmosphere, in atmosphere। ठीक है, तो याद रखोगे कि वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में प्राप्त है, तो याद रखेंगे 78%। ठीक है, तो याद रखना है कि ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा में प्रचुर मात्रा में प्राप्त है, और यही कारण है कि फिर यह हमें सस्ती पड़ती है। दो बातें अपने दिमाग में घुसा लो, एक तो सबसे ज्यादा मिलती है, और दूसरी बात ये कि ये एक लेस रिएक्टिव गैस है। ये दो बातें अगर तुम्हें इसके नेचर से समझ में आ गई, ये कैसी गैस है? एक निम्न क्रियाशील या कम क्रियाशील गैस भी है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल रिएक्शन नहीं करती, निम्न अभिक्रियाशील है। अब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो रिएक्शन करेगी ही करेगी। तो अब वही वाली बात है कि तुम सैकड़ों किलोमीटर चले जा रहे हो, गाड़ी चला रहे, टायर हो गया गर्म तो फटेगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वैसे नॉर्मली एक लेस रिएक्टिव गैस है और अबेंडेंट क्वांटिटी में मिलती है तो हमें सस्ती पड़ती है। तो इसे उठा के हम किस में भर लेते हैं? तो वाहनों के टायरों में भरने में प्रयोग करते हैं। और कहां भर देते हैं? इसे खाद्य पदार्थों के पैकेटों में भरने में प्रयोग करते हैं।
इसे खाद्य पदार्थ के पैकेटों में भरा जाता है। गहरे पानी के गोताखोर जिन्हें हम स्क्यूबा डाइवर्स कहते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे हाँ, गहरे पानी के गोताखोर जिन्हें हम स्क्यूबा डाइवर्स कहते हैं, ये स्क्यूबा डाइवर्स कौन सी गैस के मिश्रण का यूज करते हैं? तो ये प्योर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन हीलियम प्लस नाइट्रोजन का यूज करते हैं। इस गैसों के मिश्रण को हम और किस नाम से जानते हैं? इसे ट्राइमिक्स भी कहा जाता है। आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे पूछ चुका है, कैसे कि स्क्यूबा डाइवर्स के द्वारा ट्राइमिक्स मिश्रण जो प्रयोग होता है वो निम्नलिखित में से किन तीन गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन हीलियम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्लोरीन अमोनिया, अमोनिया मेथेन एथेन, ऐसे करके तीन के कॉम्बिनेशन उठा के तुम्हारे विकल्प में रख देगा। मैम ये इसके घनत्व की वजह से FC हल्की है। आई एम आस्किंग अबाउट हाइड्रोजन। शिवम चौधरी क्या कह रहे हैं? मैम क्या ये इसके घनत्व की वजह से हल्की है? मॉलिक्यूलर मास उसके एटम में बिचारी के पास है ही क्या? हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन ही तो पूछ रहे हो शिवम। नो नाइट्रोजन, ओनली प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। सारा खेल उसमें पार्टिकल्स का है, मॉलिक्यूलर मास का है। हाँ ठीक है। गौरव चौहान कह रहे हैं मैम मेटल्स सारे करवा दीजिए। मेटल्स के क्वेश्चंस देखो, जिन जिन मेटल्स से रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं और पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं वो हमने करवाए हैं आपको, और बाकी हम आपको मॉक के माध्यम से देंगे कि किस किस मेटल को कैसे कैसे पूछ लेता है। ऐसे तो तुम मेरी बात सुनो, पॉज लो और थोड़ा मेरी बात समझना कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बीच वाले संक्रमण धातुएं पढ़ाएंगे हम यहीं पढ़ इसी क्लास से, तो वो तो सब हमारे दैनिक जीवन की हैं। लोहा है, क्रोमियम है, निकिल है, कोबाल्ट है, जिंक है, सब हम किचन में यूज करते हैं, मतलब दैनिक जीवन की धातुएं हैं, डी ब्लॉक से रिलेट करती हैं, पाई जाती हैं। तो इनके तो बहुत सारे प्रयोग बनते हैं, लेकिन जो साइंटिफिकली आपसे पूछता है, चिंता मत करो, भरोसा तो करना पड़ेगा आपको हमारे ऊपर, और हम उस भरोसे को ध्यान में रखेंगे। देखिए PDF से बना लेना ऋषिकेश, ठीक है। तो नाइट्रोजन को हम ऐसे करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो बिजली चमकने के संग ऑक्सीजन के संग रिएक्शन कर जाती है एटमॉस्फेयर में? तो एक या बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि यह 78% वायुमंडल में पाई तो जाती है, लेकिन वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान एक जब निश्चित तापमान और दाब मिलता है इसे, तो ये वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का निर्माण करती है, जो कि गलत है। तो याद रखेंगे कि वायुमंडल में अगर तुमसे पूछा जाए, वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस अभिक्रिया करना प्रारंभ कर देती है? तो दौरान नाइट्रोजन किसका निर्माण करती है? नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड बनाने लग जाती है, NO2 N2O जैसे यौगिक बनाती है, ये ऐसे कंपाउंड बनाने बैठ जाती है, यौगिक बनाती है, और फिर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं ना, जब ये किसके संपर्क में आती हैं? वाटर के संपर्क में, हाइड्रोजन के संपर्क में, वाटर वेपर के संपर्क में आती हैं, तो ये किसका रूप ले लेती हैं? ये इसका रूप ले लेती। क्या है ये? HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो अम्लीय वर्षा का एक कारण बन सकता है, जी हाँ। तो यहां फिलहाल आप ये एक बात लिख लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? अमरजीत सूर्य के नाम से आईडी है, PDF कहां मिलेगा? तुम क्लास कहां ले रहे हो? उसी में सामने देखो नीला नीला खाता होएगा, खोलो। हाँ जी, यूरिया का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, NPK। तीन चीजें जो कि पौधों के लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे इंसान के लिए प्राणवायु बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन। तो इसी प्रकार से याद रखिए, नाइट्रोजन NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उनमें से एक है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन को हम ऐसे करेंगे, इसके नीचे आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस
अपने 3 अपर रूपों में पाया जाता है। इसके कौन से 3 अपर रूप हैं विशेष रूप से? तो याद रखेंगे, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। इसमें से काला फास्फोरस का औद्योगिक स्तर पर प्रयोग होता है कई, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है लाल फास्फोरस। तो माचिस उद्योग में किसका प्रयोग होता है? माचिस। तो याद रखेंगे, लाल फास्फोरस का प्रयोग, ये तीनों क्या हैं? समस्थानिक हैं, अपर रूप हैं, संभारिक हैं। अपर रूप हैं। तो लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, दीज आर एलोट्रोप। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए, ये फास्फोरस के अपर रूप होते हैं। तो याद रखेंगे, माचिस के निर्माण में तथा मांझा आदि बनाने में, मांझा जानते हो, पतंग उड़ाने वाला पक्का वाला धागा, वो काटा है। ठीक, पतंग उड़ाई तुमने तो पता होगा मांझा। लड़कियों, इतनी तो तुमने भी उड़ाई होगी। ठीक, पेंच लड़ाए हो चाहे ना लड़ाए हो, लेकिन इतनी पतंग तुमने भी उड़ाई होगी कि तुम्हें मांझा पता होगा। तो मांझा क्या होता है? मांझा लाल फास्फोरस, रेल की पटरियों के किनारे तुमने मुरादाबाद साइड आदि बरेली के साइड खूब बनाया जाता है। पल्लियां गाड़ ली जाती हैं और कच्चा सूत बांध लिया, कच्चा धागा बांध लिया जाता है, और फिर हाथ में रबड़ के ग्लव्स पहन के लाल फास्फोरस, कांच का चूरा और रेत, जिसे हम बोल देते हैं सैंड, और लेके यूं करके घिसाई करी जाती। हाँ, सुरेश जाट के नाम से आईडी कह रहे हैं मैम, अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है सल्फ्यूरिक। यस, बट ऑल्सो नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अच्छा होमवर्क रखा। तो याद रखेंगे मांझा। तो मांझा बनाने में या माचिस आदि बनाने में किन चीजों का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस, ठीक है, प्लस कांच का चूरा और प्लस रेत। ठीक है, इसका पटाखा आदि उसमें भी प्रयोग किया जाता है। किसका? सफेद फास्फोरस। लिखा है? नहीं लिखा है, इधर आ जाओ। हाँ, सफेद फास्फोरस का प्रयोग धुएं वाले बम के निर्माण में भी होता है। धुएं वाला बम, धुएं वाला बम क्या होता है? जिससे कि विजिबिलिटी खत्म की जाती है। हम अगर दिखेंगे ही नहीं तो फिर गोली कैसे चलाएगा सामने? तो याद रखेंगे कि धुएं वाला बम बनाने में प्रयोग होता है। यूज टू मेक स्मोक बॉम्ब, यूज टू मेक स्मोक बॉम्ब, ऐसे पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। इसे बहुत सारे विस्फोटक, एक निम्न, यू कैन से अ लो कैटेगरी विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। तो याद रखेंगे, इसे पटाखे आदि बनाने में भी प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त होता है। कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ऐड कर लीजिए। कहाँ ऐड करो? इधर करो। क्या लिखेंगे हम? कि फास्फोरस एक ऐसी अधातु है जो कि किसके संग? ऑक्सीजन के संग, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के संग एक विस्फोटक का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, इसका रंग पीला होता है, इसे व्हाइट बोलते हैं। किसका रंग पीला होता है, किसे व्हाइट बोलते? हाँ, ठीक है। तो याद रखेंगे कि एक अधातु जो कि ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक है, के साथ हटती है, विस्फोटक है, विस्फोटक है, और यही कारण है इसे सदैव किस में रखा जाता है? ठंडे जल में डुबोकर रखा जाता है। तो लिख लो इसे, कहां पे लिखवाते हैं? यहां पे लिख लेते हैं, इसे सदैव ठंडे जल में, इट ऑलवेज यूज टू प्रिजर्व इन कोल्ड वाटर, इसे सदैव ठंडे जल में डुबो कर रखते हैं। जल में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, आराम से। काला, काला फास्फोरस का यूज ज्यादातर पटाखा आदि, ये हैं सब एक प्रकार के विस्फोटक ही। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो लाल और सफेद फास्फोरस हैं। काला फास्फोरस भी एक प्रकार का निम्न विस्फोटक होता है। तो कर ले जाओगे। ठीक है, अब बात आती है हेलोजन्स की।
तो इधर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेडीन, ये सब महान है। का नाम है 17th ग्रुप एलिमेंट, आवर्त सारणी के 17वें समूह के तत्व, जिन्हें हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आ गई आंटी बाहर। देखो अब क्या कह रही है आंटी बाहर आके। आंटी कह रही हैं कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर हेलोजन, इनको हम हेलोजन तत्व भी कहते हैं। आवर्त सारणी की 17वें समूह के जो तत्व धातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं ये, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये सब के सब कितने? जैसे फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 तो 2 7, 17 क्लोरीन एटॉमिक नंबर तो 2 8 7, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35। तो कहने का मतलब ये, इन सब की बाह्यतम कक्षा में 7 7 7 7 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये सब के सब -1 की वैलेंसी शो करते हैं इस प्रकार से। इतनी बात समझ में आ रही? -1 की वैलेंसी, तो ये -1 की वैलेंसी शो करते हैं। इनमें हमें एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस पूरे ग्रुप को ही हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स का ग्रुप कहा जाता है। दीज आर द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी है? आ जाओ यहां पे देखो, फ्लोरीन, इट इज द हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट इज highest reactive non-metal of periodic table of PT, periodic table। ये एक ऐसी उच्च अभिक्रियाशील अधातु है जो कि जिनॉन जैसी अक्रिय गैस के साथ भी यौगिक बनाने में सक्षम है। ठीक है, तो याद रखेंगे। एक प्रश्न आया है कि मैम इन्हें नॉन मेटल्स क्यों कहते हैं? बहुत सारे कारण हैं। सबके सब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अभी भी बात ना समझ में आई हो तो इनमें से कोई करंट पास नहीं करता, इनमें से कोई चमकदार नहीं है, इनमें से जो भी हैं कुछ तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे क्लोरीन है, ये लिक्विड है, गैस तो तब है ना जब टेम्परेचर हाई कर। लेकिन बाकी जो हैं वो ऐसे ठोस हैं जिनके ऊपर एक हथौड़ा हल्की सी चोट दो तो ये खरखरा के गिर पड़ते हैं, जैसे कि खस्ता, कचौड़ी, ऐसे हाथ कुरकुरे होते। देयर आर सो मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण हैं कि ये अधातु हैं। ठीक है, आपको जवाब मिल गया कि मैम इन्हें अधातु क्यों कहते। ना ये करंट पास करते हैं, ना ये चमकदार हैं, ना ये धातुओं की तरह अम्ल के संग रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग। इनके आप किचन में बर्तन कहाँ से बनाओगे जब ये टिकते? इनकी चादर नहीं बन सकती। भगोना बनाने के लिए तुम्हें कैसे समझाएं अधातु क्यों नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास होना चाहिए, अंदर शिद्दत होनी चाहिए समझाने की। तो हमें कि हम तुम्हें वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक भाषा हर प्रकार से समझाएंगे कि यह अधातु क्यों नहीं। अब तुम्हें अगर थाली बनानी है, चम्मच बनाना है, किचन में मेटल के तौर पे इन्हें यूज करना है, तो इनकी चादर भी तो बने। जब चादर बनेगा तभी तो भगोना बनेगा। भगोने को क्या बोलते हो तुम? टोपिया, वट एवर यू सेज, जो भी कहते हो, बस बस। तो इधर देखो, इट इज हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन उच्चतम अभिक्रियाशील अधातु है जो कि जिनॉन जैसी अक्रिय गैस के साथ भी यौगिक बनाती। तो याद रखेंगे, जिनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैसें हैं। इनके माथे पर टिप्पा लगा हुआ है कि वी डोंट रिएक्ट विद एनीवन, हम किसी से रिएक्शन नहीं करते। बट एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल, जो कि इनके आविष्कारक भी हैं। अक्रिय गैसों को हम अलग से पढ़ाएंगे। तो जिन्होंने इनकी खोज करी, उन्होंने कहा ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, ये सिर्फ एक परमाणु में सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्या देख पतीला, ठीक है, आ जाओ इधर आओ मुस्कान, पतीला तुम्हें अभी बता रहे, इधर आओ। फ्लोरीन एक ऐसी अधातु है, यह जिनॉन, लिखो
फ्लोरीन के बारे में लिखो, जिनॉन, ऐसे लिखो, जिनॉन फ्लोरीन जैसी उच्च अभिक्रियाशील धातु के साथ, अभिक्रियाशील अधातु के साथ यौगिक बनाती है। कोई एग्जाम्पल दो मैडम। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। इसीलिए जिनॉन एक अपवाद है। हाँ, किन में से कौन लिक्विड है? हमसे क्वेश्चन पूछा है, किस नाम से आईडी है मैम, इनमें से कोई लिक्विड भी है? शिवम चौधरी पूछ रहे हैं, मैम इनमें से कोई लिक्विड है? आ जाओ। इनमें से क्लोरीन लिक्विड है, हल्के पीले रंग की नींबू जैसा कलर होता है, ये गैस है ही नहीं, लिक्विड है। ब्रोमीन लिक्विड है, लिक्विड है। वाइन, इस पे हम अभी बात करेंगे ना, अभी हम चर्चा, चिंता मत करो, अभी हम एक एक करके सबको लिखवा तो रहे हैं, तुम आगे आगे मत भागो यार, नहीं तो ऐसे फिर टाइम वेस्ट होगा। तो फ्लोरीन एक जिनॉन जैसी अक्रिय गैस के साथ भी यौगिक बनाने की क्षमता रखती है, सबसे उच्चतम अभिक्रियाशील धातु तत्व है और पूरी पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो याद रखेंगे, इट इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वैसे तो ये सबके सब मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टडीन सारे हैलोजन इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, लेकिन बहुत शीघ्रता के संग इलेक्ट्रॉन का दान कौन करता है? और तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, इधर आओ, कि जब कोई तत्व उसमें से तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कराना है, दान करना है, तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी। सुनो, थोड़ा देर सुनो क्या कह रही हूं। जब किसी तत्व के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन का दान कराना है, डोनेशन करना है, एग्जिट करना है इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती, बाहर से सपोज गर्म करना और उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनिक ऊर्जा, कि एक इलेक्ट्रॉन दान होने पर कितनी ऊर्जा निकली। लेकिन अधातु क्या करते हैं, क्योंकि ये डोनेट तो करते नहीं है, गेन करते हैं, उल्टा ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, ऊर्जा तुम्हें देनी नहीं पड़ती, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। ठीक है प्राची, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं, उल्टा रिलीज होती है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? प्राची तुमने मेरी बात सुनी, हम बकबक कर गए सारी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्चुअली दैट एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एनी एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी अधातु तत्व के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो ऊर्जा प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, बल्कि रिलीज होती है। और उस निकली हुई एनर्जी की मात्रा सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो यही इसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। याद रखेंगे कि यह अत्यंत अत्यंत उच्च ऋण विद्युती तत्व है, ऋण विद्युती तत्व है। बात आई समझ में? इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना तो बोला करो, लाइव क्लास में मजा ही नहीं आता, ऐसा लग रहा कंप्यूटर के मॉनिटर को पढ़ा रहे बैठे। हाँ बताओ भाई। मैम क्लोरीन कैसे लिक्विड हो जाएगा? ये तो गैस होती है। चौधरी जी, तुम्हें इसी बोर्ड में लगा के थंब पिन से और फिर हम समझाएंगे कि क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, Cl2 बनाओगे तो 35 35 दो बार जोड़ के और कितना आएगा, 70 आएगा, और बाकी सबका तुम जड़ा जोड़ना। मॉलिक्यूलर मास निकलवाया था चौधरी जी, किसका? H2, O2, N2, पेन2 सबका निकलवाया था। सबसे भारी कौन निकला था? 70। मॉलिक्यूलर मास तय करता है कि कोई लिक्विड होगा, गैस होगा। तुम सबसे हल्के हो, तुम उड़ जाओ। मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, उड़ो, हाइड्रोजन H2 जे रहे। ऐसे तुम्हें पहले दिन की क्लास में समझाया था, जिसमें बच्चों ने भर भर के, पहली क्लास भर भर के झोला, कट्टा भर भर के नेगेटिव कमेंट करे थे। कोई बात नहीं, क्या कह रहे हैं? ओके यही चीजें हम डे 1 में, पता एक कड़वी सच्चाई हम इस क्लास में आज बता रहे हैं, जो मेरा अनुभव हमने, जब आप बहुत ज्यादा डीप थ्योरी वाईटी पे लेके बैठ जाते हो यूट्यूब की क्लास में, क्योंकि यूट्यूब तो एक फ्री का भंडारा है ना,
ट्यूब क्लास, जब बच्चा पेड क्लास में पैसे दे के आता है तुम्हें सुनने, तो वो कम से कम तुम्हें अपनी बात कहने का, समझाने का मौका देता है और तुम्हें सुनता है ध्यान, कि हमें समझना है कि समझा क्या रही हैं। और जब वाईटी पर फ्री क्लास लेने, तब वो इतना सोचता है कि अगर हमें इनकी बात एक दो बार में समझ में आई तो ठीक है, और नहीं तो हमें मजा नहीं आया इनकी क्लास। अब फिर मैं एक ही बात कहती हूँ, करीना कपूर थोड़ी मना चाहेंगी। हाँ, चलो राहुल मलिक मिर्जापुर, तुम्हें सब मिर्जापुर के ही लगते हैं। सुजानपुर वाले के हल्के होते हैं। राजा चप जापुर, क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए फ्लोरीन के इन नेचर्स के बारे में। फ्लोरीन, और बाद में आ जाते हैं आंटी जी जिनका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर 17, द्रव्यमान संख्या 35 है, और जब Cl2 का क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो अभी हम बता रहे थे कि हम 35-35 जोड़ के 70। चौधरी जी दोबारा ये क्वेश्चन मत पूछ, ठीक? याद रखोगे क्योंकि तुम क्या, इट इज अ हैवी गैस, इट इज अ हैवी गैस, एक भारी गैस है। अब जब गैस ही उस भारी है तो ये द्रवित अवस्था में, याद रखेंगे यह सामान्य ताप पर क्या है, हल्के पीले रंग का द्रव पदार्थ है, हल्के पीले रंग का द्रव पदार्थ है। इज इट क्लियर? ठीक है, आयुष के नाम से आईडी है, ठीक है? तो याद रखेंगे इट इज अ लाइट येलो कलर लिक्विड, येलो कलर लिक्विड, ठीक है चौधरी जी, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो गैस तुम जितना चीख चीख के गैस कह लो, गैस ये तब है जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये उड़ेगी। मुस्कान कह रही चौधरी जी की वाट लगा दी, तुम अभी मेरा नेचर नहीं समझे, वाट लगाना कुछ नहीं होता। उसने पूछा हक से और हमने उसे पकड़ के हक से बताया, मुस्कान सारे दांत अंदर कर देंगे, ठीक? वाट नहीं लगाते इसे, हम मौज लेते हैं। इधर देखो। अगर हम, क्योंकि हम दिन भर में कोई 1 घंटा 2 घंटा तो पढ़ाते नहीं, अगर हम इतना स्ट्रिक्ट होके बोर होके पढ़ाएंगे तो मेरा भी मन नहीं लगेगा, ठीक है चौधरी जी? अब समझ में आ गया मेरे चौधरी जी को? ओ मेरे चौधरी जी, तो इधर देखो, क्लोरीन इज अ लाइट येलो कलर गैस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट, ये एक बहुत ही प्रबल विरंजन कारक है। सुबह सुबह मोटर चलाया, पानी आया, कहां से आया? नगर पालिका की टंकियों से आया, और उन टंकियों में कोई सफाई करने तो जाता नहीं, और फिर वो गंदी गंदी नालियों से, हाँ कई बार ऐसा होता है कि बीच में पाइप टूटा हुआ था तो नाली का पानी मिल गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो हमें, हाँ, तो ध्यान रखेंगे कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट, ये एक प्रबल विरंजन कारक है, पीने वाले पानी का विरंजन करती है, प्रबल विरंजन कारक है, ठीक है मुस्कान? ठीक है, तो किस किस का विरंजन एग्जाम पूछता है? तो यूज टू ब्लीच ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी का विरंजन करती है, ठीक है? हाँ, क्लोरीन हवा में रख दें खुला तो क्या होता है? क्लोरीन अगर हवा में तुम रख दो खुला, भरत जी, लिक्विड है, रिएक्शन बेचारी तब करेगी ना जब ऊपर वाली गैसें हैं, जे है लिक्विड। तो क्लोरीन वैसे नॉर्मली उड़ती नहीं है, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि हल्का सा टेम्परेचर, अगर जैसे गर्मियां पड़ रही हैं तो ये वाष्पशील होती है, ये बात सच है। तो याद रखेंगे पीने वाले पानी से लेकर कपड़े का भी विरंजन करती है, और साथ ही साथ कागज का भी, पेपर का विरंजन भी करती है। तो मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं? तो जब हम कॉपी खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं पन्ने साफ साफ देना। पन्ने कहाँ से साफ साफ मिलेंगे जब सेलुलोज, गन्ने की खोई से, कागज
कागज, कागज किससे बनता है? तुमने कभी कागज बना है कैसे? पेपर फैक्ट्री में, पेपर पल्प फैक्ट्री, पेपर पल्प फैक्ट्री। तो जो पल्प तैयार करा जाता है पेपर बनाने के लिए, किससे बनता है? ठीक है, कैसे बनता है पेपर का पल्प? तो जैसे हम गन्ने का जूस पी के आए तो जूस तो तुमने हमने पी लिया, जो गन्ने की खोई बची वो कहाँ जाएगी? उसको यूज करा जाएगा, द वेस्ट मटेरियल, उसको सुखा के और उसको पेपर पल्प फैक्ट्री में यूज। ऐसे ही पराली, जिसे सरकार कहती है कि प्लीज इसे जलाओ मत, क्या करें? क्या करें? आवाज आ रही है? आवाज ठीक है। तो याद रखेंगे कि इस सेलुलोज का यूज होता है, लेकिन फिर वो पीला पीला पेपर बनता है, गंदा पेपर। तो उसको ब्लीच कराया जाता है क्लोरीन के माध्यम। इसी प्रकार से कपास, खेतों में निरमा का फूल की खेती देखिए, तो उसको, हेलो, अभी भी दिक्कत आ रही है क्या? तो याद रखेंगे इसमें प्रयोग करते हैं। अभी आवाज आ रही है? मेरे को जल्दी से बताओ मैम, आवाज इतनी कम कर दो। ठीक है, ओके, चलो। विवेक के नाम से भी आईडी, वैसे भी टाइम हो चुका है, तो आज हम इतना ही रखते हैं दोस्त। कल हम हेलोजन के संग इनर्ट गैसेस और डिस्कस करेंगे, अक्रिय गैसों पे बात करेंगे, और सारी क्लास में जितना हो सकेगा एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, एक्सप्लोर करेंगे केमिस्ट्री। आशा करती हूँ कुएं में डालने के लिए क्लोरीन का यूज नहीं होता है, कुएं में डालने के लिए लाल दवा पोटेशियम परमैग्नेट का प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहेगा, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ तैयारी करिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। रोज अपने आप से कहो तुम्हारा होगा, सिलेक्शन तुम्हारा ही आने चाहा होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल अच्छा कि जो चीज अफर्मेशंस तुम अपने आप को देते हो, यू कैन डू इट। अफर्मेशंस तुम कैसे? तुम ऊपर से तो कहते हो कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, होगा, तुम्हारे अंदर मन, मन है ना, मन कहता है पता नहीं। मन को कहो कि अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, एंड आई गिव्स यू डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस कि जिनको मैंने पढ़ाया है उनका एक्शन होगा, होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ भाग्य, मिलते हैं कल फिर।